नमस्कार स्टूडेंट, सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। मैं राहुल सर आज आपको 11th क्लास की राजनीतिक विज्ञान की बुक के बारे में बताऊंगा और ये पूरी की पूरी जो बुक होगी इसके सारे पार्ट मैं धीरे धीरे करके आपके लिए लेके आऊंगा और इसी के साथ मैं नोट्स के माध्यम से आपको आने वाले एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत का संविधान, यानी जो हमारी पहली बुक है उसका नाम क्या है? भारत का संविधान। भारत का संविधान क्या है, भारत के संविधान से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन सब के बारे में हम इस पूरी की पूरी क्लास में क्या करेंगे, बात करेंगे। धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर आपको करवाऊंगा और इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहना ताकि आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है? संविधान क्यों और कैसे। आपको संविधान क्यों और कैसे से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि संविधान क्या, यह संविधान क्यों बनाया गया है, यह संविधान होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर तो करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है जिसे हम इंट्रो के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि संविधान क्या होता है। संविधान को जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि संविधान क्यों बनाया गया। सबसे पहली चीज, जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 से पहले भारत गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम। अंग्रेज आए, उन्होंने अपने नियम चलाए। भारत के लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं है किसी भी प्रकार का। कौन कौन से अधिकार होते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो भारत के लोग अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते थे, खा पी नहीं सकते थे, गुलामी में जिंदगी जी रही थी। इसके साथ साथ अपना फ्यूचर भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। ये सारी की सारी दिक्कतें किसको आ रही थी? भारत के लोगों को। तो धीरे धीरे करके बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए और वो सारे बड़े बड़े राष्ट्रीय आंदोलन होने के बाद जब लोगों को यह आभास हो गया कि भारत आजाद होने वाला है, तो उनको यह पता लगने लगा कि हमें एक ऐसे संविधान की जरूरत होगी जिससे देश को चलाया जाए। तो सबसे पहले हमारे देश का जो संविधान था वो आजादी से पहले ही बनना शुरू हो गया था। 9 दिसंबर 1946, डेट जो है नोट कर लेना। 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें बहुत सारे हमारे देश के क्रांतिकारी नेता, बहुत सारे एजुकेटेड थे और वो भी नेता आए। ये सारे के सारे लोगों ने मिलके एक ऐसी सभा बनाई जिसे संविधान सभा कहा गया। और ये जो थी संविधान सभा, ये हमारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि इन्होंने ये चीज देखी थी कि संविधान सभा ऐसी संविधान सभा होगी जिसमें हमारे देश के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए जाएंगे ताकि हर व्यक्ति, छोटे से लेके बड़ा, ऊंची जाति, नीची जाति, अमीर गरीब, या फिर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और उनके साथ कोई भी अत्याचार अगर होता है तो उसको भी खत्म करने की कोशिश की गई। क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए या किसी भी देश को विकसित करने के लिए उन्हें कुछ नियमों की जरूरत पड़ती है और उन्हीं नियमों के संकलन को संविधान का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले इसके कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में बता देता हूं। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946 और जो इसी के बाद तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय के कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण नेता थे और हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी, उन्होंने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया, पारित किया। अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने ये बताया कि भारत के अंतर्गत काफी सारी चीजें होंगी। भारत स्वतंत्र गणराज्य होगा, भारत में न्यायपालिका होगी, कार्यपालिका होगी, विधायिका होगी, केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी, गवर्नर होगा। उसके साथ साथ भारत में केंद्र शक्ति के पास अलग से पावर होगी, राज्य के पास अलग से पावर होगी। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने किसमें बताई? उद्देश्य प्रस्ताव में। भारत के लोगों के पास वोटिंग अधिकार होगा। तो ये सब जब उन्होंने बताया, फिर धीरे धीरे करके हमारा संविधान बनना क्या हो गया, शुरू हो गया। लेकिन एक जो चैप्टर से हटके चीज है वो ये है कि हमारा संविधान बनना शुरू हुआ, लेकिन खूनी संघर्ष के कारण 14 अगस्त 1947 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बन नहीं पाया, क्योंकि हमें मजबूरन पाकिस्तान को आजाद करना पड़ा। अर्थात पाकिस्तान जो था वो हमारे कहते हैं पश्चिम में
जो हमारा पंजाब था उसमें से कुछ हिस्सा काटकर हमने किसको दिया, पाकिस्तान को। वो क्षेत्र जो बना पश्चिमी पाकिस्तान बना। और बंगाल में से भी हमने कुछ क्षेत्र काट के किसको दे दिया, पाकिस्तान को, तो वो बना पूर्वी पाकिस्तान। अब जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 को हो चुका है, तो आप मुझे एक बात बताइए, उससे पहले तो दोनों देश एक ही थे और सभी ने मिलकर संविधान बनाया था। जब सभी ने मिलकर संविधान बनाया था, तो आप एक बात बताओ, सारे के सारे जो लोग मिलकर संविधान बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उनको हमारे रूल्स के बारे में पता है और हमें उनके रूल्स के बारे में पता है। तो जिस दिन हमने उन्हें आजाद किया, उसी के अगले दिन 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, हमें हमारे देश को आजाद करना पड़ा। और जब हमने हमारे देश को आजाद किया, तो उस समय पर बहुत बड़े क्या हुए थे, खूनी संघर्ष हुए थे। और इसी के कारण हमारा संविधान पूरी तरीके से बन नहीं पाया। धीरे धीरे करके संविधान पर दोबारा से बातचीत चली, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम जो कुछ ऐसे नेता थे जो संविधान सभा के सदस्य थे, वो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए। इस कारण हमारे संविधान को बनने में थोड़ा सा क्या लगा, समय लगा। और धीरे धीरे करके 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया, तो उसे अगले दिन ही क्यों नहीं लागू किया गया, या उसके अगले दिन क्यों नहीं लागू किया गया? तो उस समय पे हमारे जो भी क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने ये सोचा, क्यों ना हम इसे उस दिन लागू करें जिस दिन हमारे देश में पहली बार स्वतंत्रता के लिए झंडा फहराया गया था। तो 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में झंडा फहराकर भारत को स्वतंत्रता के लिए आजादी मांगने की क्या की थी, कोशिश की थी। लेकिन हम पूर्ण रूप से आजाद तो नहीं हुए, लेकिन प्रयास तो किया। उसी की याद में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। अब आपको समझ आ गया कि भारतीय संविधान क्या है और इसको कैसे लागू किया गया। तो सबसे पहले हम इसके प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, जिसे हम कहते हैं संविधान का क्या अर्थ है। ध्यान से सुनना, बहुत आराम से आसान भाषा में समझाऊंगा। संविधान एक लिखित दस्तावेज यानी रिटन डॉक्यूमेंट है। संविधान एक लिखित दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है, मतलब कई सारी पुस्तकों का कह सकते हैं एक जमावड़ा है, इकट्ठा पुंज बुक है, जिसके अनुसार किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है। इसमें कुछ ऐसे बुनियादी नियम होते हैं जो जनता के लिए जरूरी होते हैं, और उन नियमों के माध्यम से वह जनता के अधिकारों की मांग को पूरा कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके वह क्या कर सकते हैं, वह लोगों की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये है आपका संविधान। संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जिसके माध्यम से देश को चलाया जाता है, और यही संविधान हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दूसरी परिभाषा की बात करते हैं। संविधान एक नियम कानूनों की पुस्तक है जिससे किसी भी देश को आसानी से चलाया जाता है और लोगों के अधिकारों को पूरा किया जाता है। तो ये क्या है? हमारा संविधान है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। संविधान संविधान के अंदर ही कुछ बातें लिखी हुई हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो क्या लिखा है। संविधान में आमतौर पर निम्नलिखित बातें शामिल हैं, यानी संविधान के अंदर कुछ चीजें हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, जिसे कहते हैं सरकार की संरचना और कार्य। भारतीय संविधान में साफ तौर पर लिखा हुआ है भारत में कौन सी सरकार होगी और सरकार की किस प्रकार की संरचना होगी, तथा इसके साथ साथ सरकार के क्या कार्य होंगे। तो भारत में केंद्र सरकार है जो पूरे देश की सरकार है। दूसरी है राज्य सरकार, जो किसी एक राज्य की सरकार होती है। सन 1992 में संविधान में एक और सरकार का जुड़ाव हुआ जिसे हम कहते हैं ग्राम सरकार यानी स्थानीय सरकार। ये सबसे निचले स्तर की सरकार होती है, सभी के कार्य अलग अलग है। सेकंड पॉइंट है आपका इसी के साथ नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता। संविधान में साफ तौर पर नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताया गया है और उनकी स्वतंत्रता के बारे में बताया गया कि हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। पॉइंट नंबर 3, न्यायपालिका की संरचना और कार्य। न्यायपालिका क्या है, इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर है आपका, अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। न्यायपालिका, भारत में रहने वाले कोई भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है तो वह व्यक्ति न्यायालय में जाकर क्या कर सकता है, मांग कर सकता है।
अर्थात हम सबसे पहले पुलिस वालों के पास जाते हैं, अगर पुलिस वाले हमारी नहीं सुनते तो हम नेताओं के पास जाते हैं, और नेता भी हमारी नहीं सुनते तो हम जाते हैं कोर्ट, और कोर्ट यानी कि न्यायालय, और न्यायालय जब हम जाएंगे तो न्यायालय जरूर हमारी सुनेगा, क्योंकि हम भारत देश के नागरिक हैं। हमारे देश में 4 स्तर के न्यायालय मेन है। सबसे पहला है जिसे कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जिसकी शाखाएं बहुत ज्यादा फैली हुई है, कंज्यूमर कोर्ट। नंबर 2 है जिसे कहते हैं जिला न्यायालय, इसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जानते हैं। ये हर थोड़े थोड़े, इनकी भी संख्या कुछ ज्यादा है, लेकिन हर राज्य में ये थोड़े कम पाए जाते हैं। इसके बाद आता है हाई कोर्ट, जिसे उच्च न्यायालय कहते हैं, प्रत्येक राज्य में एक होता है। और सबसे बड़ा है जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो पूरे देश में एक होता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि न्यायपालिका क्या है, उसके कार्य क्या है। नंबर 4, चुनाव प्रक्रिया। आप एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हो तो वहां पर चुनाव की प्रक्रिया भी होगी, चुनाव कैसे करवाए जाएंगे, कैसे नहीं होंगे, सब कुछ। नंबर 5, देश की संप्रभुता और अखंडता। भारतीय संविधान में साफ तौर पर बताया गया है कि देश की संप्रभुता मतलब देश के लोग ही हमारे ऊपर राज करेंगे, कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे ऊपर आके राज नहीं कर सकता। और दूसरे जिसे कहते हैं अखंडता, अखंडता मतलब जिसे कोई भी तोड़ ना सके। तो हमारे देश को जोड़ के रखने का काम कौन करता है? भारतीय संविधान। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नागरिकों के कर्तव्य। भारतीय संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का अभी पूर्ण रूप से क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। और इसके बाद एक और पॉइंट है जिसे कहते हैं संशोधन प्रक्रिया। संशोधन प्रक्रिया क्या है? भारतीय संविधान में समय अनुसार संशोधन किया जाता है। संशोधन का मतलब सुन लो, संशोधन का मतलब होता है सुधार, अर्थात हमारे नियम में यदि किसी प्रकार की कमी है तो उस नियम में हम आसानी से सुधार कर सकते हैं, इसे अमेंडमेंट कहते हैं। ये अनुच्छेद 368 के तहत होता है। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, उसको नोट कर लिया करो। सेकंड क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के क्या कार्य हैं? तो भारतीय संविधान आपको पता चल गया, ठीक है। भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिससे देश को चलाया जाता है। इसके क्या कार्य हैं? तो भारतीय संविधान एक बहुत बड़ा संविधान है, और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है, ठीक है। 26 जनवरी जब 1950 को इसे लागू किया गया था तो इसके अंतर्गत कुछ कार्य लिखे गए थे। सबसे पहला कार्य, सरकार की संरचना और कार्यों को परिभाषित करना। भारतीय संविधान का सबसे पहला कार्य यह होता है कि सरकार की संरचना किस प्रकार की होगी और किसके क्या कार्य होंगे। अर्थात भारतीय संविधान ने साफ तौर पर बताया कि भारत में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है, और तीनों को उनके कार्य भी परिभाषित किए। केंद्र सरकार पूरे देश के कार्यों को संभालेगी, राज्य सरकार किसी एक राज्य के कार्य को संभालेगी, स्थानीय सरकार किसी एक स्थान के कार्य को संभालेगी। ये पहला कार्य है। नंबर 2, नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना। अभी जो हमने पॉइंट्स पढ़े ये वही पॉइंट्स है, बस उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जो भी नागरिक होंगे उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी और उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाएगी। नंबर 3, न्यायपालिका की स्थापना और कार्य को परिभाषित करना। हमारे देश में जिस जिस इलाके में न्यायपालिका नहीं है वहां पर न्यायपालिका स्थापित की जाएगी और लोगों को न्याय दिलाने का कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, चुनाव की प्रक्रिया को परिभाषित करना। भारतीय संविधान में चुनाव किस प्रकार करवाए जाएंगे और देश में लोग किस प्रकार रहेंगे, कैसे नीतियां चलाएंगे, ये सब इसमें बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, यानी पूरे देश को संप्रभु यानी एक साथ जोड़ के भी रखना है और हम अपने ऊपर ही स्वयं के ऊपर क्या करेंगे? राज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नागरिकों के कर्तव्यों को परिभाषित करना, यानी जो भी नागरिकों के कर्तव्य हैं उन सबको क्या किया जाता है? परिभाषित किया जाता है। और संशोधन की प्रक्रिया को परिभाषित करना, अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में आसानी से संशोधन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के कोई 4 एकात्मक लक्षण बताइए। तो सबसे पहली चीज, भारतीय संविधान है, इसके कोई 4 एकात्मक लक्षण मतलब कोई ऐसी 4 चीजें बतानी है जिससे पूरा भारत का संविधान एक ही है। तो सबसे पहले उत्तर की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान एक विस्तृत संविधान है, इसके 4 एकात्मक लक्षण इस प्रकार है। नंबर 1, एकल नागरिकता। भारत में रहने वाले हर नागरिक को एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है जो देश की नागरिकता होगी। अर्थात भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक होगा उसको एक ही नागरिकता मिलेगी, उसे कोई 2 देश की नागरिकता नहीं मिल सकती। नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। अगर वो हमारे देश का नागरिक है तो उसे यहीं का रहना पड़ेगा, अगर वो किसी और देश में जाना चाहता है तो उसे हमारे देश की नागरिकता क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी। नंबर 2, एकल संविधान। हर भारतीय नागरिक के लिए पूरा संविधान क्या है? एक ही है।
ठीक है, मतलब पूरा का पूरा जो संविधान है वो सबके लिए एक ही बराबर है, किसी के लिए कोई बड़ा नहीं, किसी के लिए कोई छोटा नहीं संविधान है। नेक्स्ट है हमारा एकल न्यायपालिका। भारत में कोई भी नागरिक होगा, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे हो, सरकारी अधिकारी हो, सबके लिए न्याय व्यवस्था एक ही है, सबके लिए कानून क्या है, एक ही है। एकल मुद्रा प्रणाली, अर्थात भारतीय संविधान में साफ तौर पर बताया गया है कि पूरे के पूरे भारत में या भारत के किसी भी राज्य में एक ही मुद्रा प्रणाली का क्या होगा, प्रचलन होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, भारतीय रुपया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, क्या भारतीय संविधान उधार लिया गया संविधान है? आप एक बात को लॉजिकली सोचना, भारत का संविधान उधार लिया गया संविधान नहीं है। भारत का संविधान, हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश के नागरिकों ने दूसरे देशों के संविधान से कुछ कुछ चीजें सीखी, और जो जो उनके देश में अच्छी अच्छी चीजें थी, उन चीजों को हमने अपने देश में क्या कर लिया, हमने अपने देश में अपने संविधान के अंतर्गत उसे लिखा है। तो साफ तौर पे यहां बताया गया है कि भारत का संविधान उधार लिए गए संविधान कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे भी लॉजिक है। तो भारत का संविधान उधार लिए गए संविधान नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पूरे के पूरे जो विश्व है उनमें से कुछ देशों से हमने कुछ कुछ चीजें ली है जो हमें अच्छी लगती है। आप सब हो, हम सब है, हम सब भी तो अपने टीचर से, गुरु से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो जब हम उनसे सीखते हैं तो हम उनसे उधार नहीं लेते, हम उनसे कुछ चीजें सीख रहे हैं और अपना विकास कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा संविधान भी क्या था, लिखा गया था। तो लेकिन फिर भी हम ये देख लेते हैं कि भारतीय संविधान ने किस किस देश से क्या क्या लिया है। तो कुछ देशों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से हमने कई सारी प्रणाली ली है। सबसे पहला पॉइंट है जिसे कहते हैं सर्वाधिक मत के चुनाव पर जीत वाली प्रणाली, मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उस व्यक्ति को, उस कैंडिडेट को जीत हासिल करवा दी जाएगी। नंबर 2 है सरकार का संसदीय स्वरूप। हमारे देश में संसद है, संसद के बारे में डीपली बात करेंगे आगे के चैप्टर में। तो संसद है, संसद का स्वरूप हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से। नंबर 3 कानून के शासन का विचार, अर्थात हमारे देश में कानून के हिसाब से शासन किया जाएगा। कोई भी राजा या कोई भी व्यक्ति मौखिक रूप से नहीं, लिखित रूप से सारे नियमों को मानेगा। नंबर 4 विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, मतलब विधायिका क्या होती है, उसमें हेड कौन होता है, ठीक है, उसकी भूमिका क्या होती है। तो विधायिका मतलब सरकार का स्वरूप है। सरकार दो प्रकार की, केंद्र सरकार जिसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, राज्य सरकार जिसका प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री, और इनके अनेक कार्य होते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है जिसे कहते हैं कानून निर्माण की विधि, अर्थात साफ तौर पर बताया गया कानून कैसे निर्माण किया जाएगा या फिर कानून को कैसे बनाया जाएगा, संसद की प्रक्रिया कैसे होगी, सब हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन के संविधान। तो दूसरा पॉइंट है आयरलैंड का संविधान। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अर्थात साफ तौर पर बताया गया कि राज्य के लिए कौन कौन से तत्व जरूरी होंगे, स्टेट पॉलिसीज कहते हैं, और इस राज्य के लिए कौन कौन सी नीतियां चलाई जाएगी, ये सब हमने कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से। अगला है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से भी हमने कुछ चीजें ली है। सबसे पहला स्वतंत्रता, भारत में रहने वाले हर नागरिक को स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने जाने का अधिकार है, ये हमने कहां से लिया है, फ्रांस से। दूसरा है समानता, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, भाषा, रंग भेद, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अगला है जिसे कहते हैं बंधुत्व का सिद्धांत, भारत में सभी नागरिक एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, इसी को बंधुत्व का सिद्धांत कहा जाता है। और नेक्स्ट है अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से भी हमने कुछ चीजें ली है। सबसे पहला है जिसे कहते हैं मौलिक अधिकारों की सूची। हमारे देश में संविधान के अंतर्गत हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। जो हमारा दूसरा अध्याय है वो पूरा मौलिक अधिकारों के ऊपर ही होगा। तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए जरूरी अधिकार होते हैं, ये हमने कहां से लिया है, अमेरिका से। अगला है जिसे हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, अर्थात साफ तौर पर बताया गया कि अगर न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि किसी भी केस में वकीलों ने या किसी व्यक्ति ने चालाकी दिखाने की कोशिश की है या फिर किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा मिल रही है, तो न्यायपालिका उस केस पर दोबारा से विचार करती है। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन मतलब दोबारा से जांच करने का आदेश दिया जाता है। ये हमने कहां से लिया है, अमेरिका से। नेक्स्ट है हमारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमारे देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका के ऊपर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। अगला है जिसे कहते हैं कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से भी हमने कुछ कुछ लिया है। एक अर्ध
संघात्मक सरकार, अर्थात हमारे देश में राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री भी है, जबकि पूरे विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर या तो राष्ट्रपति होता है या फिर प्रधानमंत्री। उदाहरण के लिए अमेरिका है जहां सिर्फ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं है। ब्रिटेन है यानी कि आपका इंग्लैंड, वहां पर क्या है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नहीं है। तो लेकिन हमारा देश क्या है, अर्ध संघात्मक सरकार पे चलता है, मतलब आधे क्षेत्र में प्रधानमंत्री की चलती है और आधे क्षेत्र में राष्ट्रपति की। ये भी हमने कहां से लिया है, कनाडा के संविधान से। अगला है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, मतलब जो बची कुची कुछ थोड़ी बहुत शक्तियां थी वो भी हमने कहां से सीखी है, कनाडा के संविधान से। ये भी आपका प्रश्न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या भारतीय संविधान लचीला व कठोर संविधान है? तो भारतीय संविधान लचीला और कठोर, इसका मतलब क्या है? लचीले का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, अर्थात क्या भारतीय संविधान में आसानी से बदलाव किया जा सकता है या सुधार किया जा सकता है? नहीं, लेकिन भारतीय संविधान में हम सुधार तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है, बहुत मुश्किल है, और उसी मुश्किल प्रक्रिया को कठोर संविधान का प्रावधान कहा जाता है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहला, कठोर प्रावधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों में यदि सुधार करना है या संशोधन करना है तो उसके लिए संसद में 2/3 मेंबरों की क्या चाहिए, हमें सदस्यता चाहिए। अर्थात मान के चलो जो हमारे कुल मेंबर हैं उनमें से अगर 67% जो लोग हैं वो साइन करते हैं तो हमारे भारतीय संविधान में क्या कर दिया जाएगा, संशोधन कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है, भारतीय संविधान में कुछ ऐसे नियम है जिनको बदलने के लिए हमें राज्य सरकार की भी अनुमति चाहिए होती है और उसके साथ साथ विधानमंडल की भी जरूरत होती है। नंबर 3, संविधान के कुछ ऐसे नियम है जिन्हें अदालतें भी नहीं बदल सकती, अर्थात वो ऐसे प्रावधान है जिन्हें पूर्ण रूप से बिल्कुल बदला नहीं जा सकता क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, जरूरी है। ये भारतीय संविधान के कठोर प्रावधान थे। अब बात करते हैं लचीले प्रावधान की। नंबर 1 है, संविधान में संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, अर्थात आपको संविधान के नियमों में संशोधन सुधार करना है तो आपको साधारण बहुमत चाहिए। नंबर 2, संविधान के कई प्रावधानों को संसद द्वारा बदला जा सकता है, मतलब संविधान के ऐसे बहुत सारे नियम है जिन्हें संसद आसानी से क्या कर सकती है, बदल सकती है। नंबर 3, संविधान में कई ऐसे प्रावधान है जो सरकार को अनेक प्रकार की नीतियों को लागू करने की क्या करती है, मदद करती है। तो ये हमारा क्या था, लचीला प्रावधान था। अर्थात भारतीय संविधान में संशोधन तो हो सकता है, सुधार तो हो सकता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया बहुत ज्यादा क्या है, मुश्किल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? शुरू में मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना मतलब जब कह सकते हैं भारतीय संविधान बन रहा था तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। तो सबसे पहला, भारत एक स्वतंत्र गणराज्य, अर्थात भारत एक स्वतंत्र गणराज्य होगा। भारत के ऊपर कोई भी अन्य प्रकार का व्यक्ति या किसी और अन्य देश का व्यक्ति अपनी तानाशाही नहीं चलाएगा और भारत के ऊपर राज नहीं करेगा। नंबर 2, रियासतों का विलय। भारत में आजादी के समय पर 565 रियासतें थी और ये रियासत जिन्हें हम छोटे छोटे रजवाड़े अर्थात प्रिंसी स्टेट के नाम से जानते हैं, ये सारे के सारे को जोड़ने की कोशिश की गई और भारत को एक संपूर्ण गणराज्य क्या किया गया, बनाया गया। नेक्स्ट है सत्ता का स्रोत। भारत में सत्ता का स्रोत होगा, पावर होगी, शक्ति होगी, लेकिन शक्तियों का बंटवारा सब में बराबर रूप से किया गया है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों में बराबर रूप से क्या किया गया, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। नंबर 4, आरक्षण। भारत में जो पिछड़ी जाति के लोग होंगे उनके लिए आरक्षण का प्रावधान होगा। इसमें मैं आपको बता देता हूं, एसटी कैटेगरी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एससी कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट और ओबीसी कैटेगरी, अदर बैकवर्ड क्लास, ये 3 ऐसी कैटेगरी हैं जिन्हें हमने आरक्षण दिया है। आरक्षण का मतलब क्या होता है, विशेष प्रकार की छूट, अर्थात जो व्यक्ति किसी भी रूप से पिछड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ाने का मौका देना। अगला है मानव कल्याण। मानव कल्याण मतलब मानवों के कल्याण के लिए यहाँ पर क्या की जाएगी, बात की जाएगी। तो इसीलिए भारत में सभी व्यक्तियों का, मानवों का क्या किया जाएगा, कल्याण। नेक्स्ट पॉइंट है समानता। भारत में रहने वाले हर नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा या फिर किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। संविधान सभा की कमियां क्या थी, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। संविधान सभा की कमियां क्या थी? जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय पर बहुत सारी कमियां थी, उन सारी कमियों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कुछ कमियां तो वैलिड है, लेकिन कुछ कमियां लोग बताते हैं जिससे संविधान की बुराई होती है, लेकिन वो कमियां नहीं थी। नंबर 1 है प्रतिनिधित्व की कमी, अर्थात जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो साफ तौर पे बताया गया था कि हमारे जो भी नेता वगैरह है ये सब हमारा संविधान नहीं बनाएंगे,
हमारे देश के कुछ पढ़े लिखे लोग थे और उन सभी ने मिलकर क्या किया, हमारा संविधान बनाया। तो इसमें हर व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, केवल कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, जिन लोगों ने उस समय के हमारे जितने भी लोग थे उन सबके लिए क्या किया, ये संविधान बनाया। तो ये कमियां थी कि हर व्यक्ति की सुनी नहीं गई थी, केवल कुछ व्यक्तियों ने मिलकर क्या बना लिया, संविधान। नंबर 2, चुनाव प्रक्रिया। तो भारत में जब कह सकते हैं संविधान निर्मित किया जा रहा था, तब किसी भी व्यक्ति को वोटिंग के आधार से नहीं चुना गया था। हर किसी व्यक्ति को कुछ कुछ इलाके से चुन लिया गया कि आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, आप अपनी समस्या बताइए, ताकि हम संविधान को क्या कर सके, निर्मित। नंबर 3, राजनीतिक दबाव। जब भारतीय संविधान बन रहा था तो उस समय पर बहुत सारे राजनेताओं का दबाव भी था, जिस वजह से भारतीय संविधान को बनाने में थोड़ी बहुत मुश्किलों का क्या करना पड़ा था, सामना। नंबर 4, समय सीमा। भारत के संविधान को बनने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लग गए। और जब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भारत का संविधान एक लंबा संविधान है, लंबे समय तक लिखा गया है। जो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था ना कि पाकिस्तान आजाद हुआ और हमें संविधान को दोबारा से बनाना पड़ा, तो ये उसकी लोग क्या करते हैं, बुराई करते हैं। नेक्स्ट है विशेषज्ञता की कमी। उस समय पर हमारे पास इतने ज्यादा स्पेशलिस्ट नहीं थे, इस वजह से जो जो हमारी सारी चीजें थी उन सबको हमने पूरा करने की क्या की, कोशिश की। यह आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ये नोट्स भी मैंने आपके लिए बना रखे हैं। आप देखो हर साल बच्चों का रिजल्ट आता रहता है और ये चीज आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि आप भी चाहते हो कि आप भी अच्छे से पढ़ो और आपके दोस्त यार भी क्या कर सके, अच्छे से पढ़े। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। थैंक यू।